के प्राचार्य बात करते हैं, रमेश के सामने है। उदार व्यक्तित्व के धनी, जी जी जी, कर्तव्यनिष्ठ एवं छात्र प्रिय आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यह राष्ट्रीय वेबिनार इनके सहयोग से ही साकार रूप ले सका है। मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा, हम कहते हैं कि मन को अलाउ कीजिए। जो दिल और मन दोनों से ही खूबसूरत हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो दिल और मन दोनों से ही खूबसूरत हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। प्रदीप सर जैसे लोगों का सानिध्य पाकर हम लोग अपने को खुशनसीब समझते हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के वक्त नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर सर का, जो लेखन के क्षेत्र में अनवर पाशा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप प्रतिष्ठित विद्वान एवं जाने माने शिक्षाविद हैं। आप वंचितों एवं शोषितों के शिक्षा तथा कल्याण हेतु कटिबद्ध एवं समर्पित हैं। आपके अकादमिक योगदान एवं शोध की गंभीरता हाशिए पर जी रहे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान पर विशेष रूप से केंद्रित है। आपके द्वारा लिखित आधे दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। सैकड़ों शोध एवं देश दुनिया के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। अनवर पाशा सर के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपने स्वीकार किया आमंत्रण, आपने स्वीकार आमंत्रण किया, रखा महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय का मान। आपने स्वीकार आमंत्रण किया, रखा महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय का मान। कैसे करें कृतज्ञता आपका, आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के विद्वान वक्ता आदरणीय डॉक्टर दिलीप सर का, जो पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं। आप वर्तमान समय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना में पदस्थापित हैं। आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। आपने साहित्य के विविध विधाओं, कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि में लेखन कार्य किया है। अभी तक आपके द्वारा संपादित एवं मौलिक दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें से 7 पुस्तकें पटना विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। विभिन्न विषयों पर आपके दर्जनों शोध आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप अच्छे आलोचक, साहित्यकार होने के साथ साथ अच्छे प्राध्यापक, प्रशासक एवं समाज चिंतक भी हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपने ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच दिलीप सर के रूप में आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों विद्वान वक्ताओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, जन पक्षधरता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज इस राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से
प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने हेतु अनेक समाधान बताए जाएंगे, जो सरकार के लिए भी उपयोगी साबित होगा। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं अपने महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करता हूं। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद रमेश जी, इस संगोष्ठी के कर्ता धर्ता। मैं प्रदीप कुमार, प्राचार्य महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय, सह अध्यक्ष वेबिनार। मैं आप सभी प्रतिभागियों का, अपने प्रोफेसर्स का, अपने बड़े भाइयों का, अपने समकक्ष के अपने भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। अभी जो दिख रहे हैं अरुण भाई, डॉक्टर अरुण कुमार एमएस कॉलेज मोतिहारी, AK चौबे एमएस कॉलेज मोतिहारी, दिलीप बाबू, एक मैडम दिखाई दे रही हैं। ये सारे लोगों का, इन सारे लोगों सहित हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर बबीता गुप्ता भी दिखाई दे रही हैं। इन सारे लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं और उनका तहे दिल से इस वेबिनार, राष्ट्रीय वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं। रमेश जी ने एक बात उठाई थी एक वेबिनार के लिए, जो बड़ा ही आकर्षक था, और इसका जो विषय था वो आज के संदर्भ में, कोरोना संक्रमण काल में अति ही वो संबंधित था। जो आज के माहौल में ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी संवेदनशील घटनाएं हो रही हैं, हमारे अप्रवासी मजदूर जो बाहर में हैं, बाहर में किसी कारण से फंस गए और एकाएक लॉकडाउन हो गया कोरोना संक्रमण के कारण, वो लोग जहां है वहीं रह गए। एक यथास्थिति की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक फ्रीज हो गए, जो जहां था वहीं रुक गए। और कोई आदमी जो मजदूर वर्ग है या सामान्य वर्ग के भी हैं, वो कहीं गए हैं, हो सकता है वो मेडिकल काम से गए हों, किसी अन्य काम से गए हों, और एकाएक लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है और ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं, बंद प्राय हो जाती हैं। एक मुक्ता, एक रिक्तता की बात आ जाती है, एक ऐसी बात आ जाती है जो हमने न भी कभी सोचा और न कभी समझा कि इस तरह के वातावरण हमें इस वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेंगे। तो एक हतप्रभ की स्थिति हो जाती है और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। पूरे विश्व में इस तरह की लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासकर हमारे मजबूर भाई जो कि रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है, और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई, और वो खाने को मोहताज हो गए, और वो आना चाह रहे हैं अपने वतन, अपने देश, अपने अपने राज्य में, लेकिन आने की सुविधा नहीं है। ये एक ऐसी मार्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई जिसको हम लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन जो महसूस कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उनकी कहानियां पढ़कर, उनके बातों में जानकर, फेसबुक या अन्य सोशल साइट के माध्यम से सुनकर हमारा दिल द्रवित हो उठता है और हर दिल से एक करा उठती है, एक आ उठती है। मैं गुलजार की एक कविता से मैं इसका प्रारंभ करना चाहूंगा कि जहाल मस्किन मकुम्ब रंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है, धड़कती है ये दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। मेरा मतलब यह है कि हर आह जो विस्थापित है, हर आदमी जो अपने वतन, अपने परिवार से दूर है, उनके दिल से जो आह निकल रही है, वो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक जाती है। ये धड़कन या तो हमारे दिल की हो सकती है या आपके दिल की हो सकती है, लेकिन ये जो करुणामयी, ये जो मर्दन है, जो हमारे दिल की धड़कन है, जो एक आह उठती है, ये जो बंद की स्थिति से उत्पन्न हो गई है, इसके लिए सारी चीजें एक थम सी गई है, सारी फिजाएं लगती है जहां थी वहीं रुक गई हैं। हम एक अकथित काल में चले गए हैं। जो काल हमने सोचा नहीं था, वो काल हम जी रहे हैं। हम अपने घर में लॉकडाउन के समय में एक हाउस अरेस्ट की स्थिति में आ गए हैं। क्या हमने कभी सोचा था कि हम एक दूसरे से दूर रहेंगे,
हम जब से पैदा हुए तब से यही जाने हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर रहना चाहिए, आपस में घुल मिलकर रहना चाहिए। लेकिन ये ऐसी स्थिति हो गई है कि ये सारे आइडियोलॉजी रीडिफाइन किए जा रहे हैं, फिर से करने की आवश्यकता पड़ी है कि कोरोना काल में हम लोगों को अलग-अलग रहना है, एक दूसरे से अलग रहना है, 6 फीट की दूरी पर रहना है और हम लोग एक दूसरे को की जो सहानुभूति है वो दूर रहकर दर्शा सकते हैं। बहुत सारी कहानियां आती हैं कि लोग मजदूर बाहर से आते हैं, गांव के लोग कोई स्वागत भी करते हैं, कहीं दूर भी करते हैं, वो उनकी मजबूरी है। एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को अलग रहना पड़ रहा है। तो ये हमारी जो स्थिति है, इसको देखते हुए हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया। रमेश जी ने हमें एक एक बात कही कि हम लोग एक वेबिनार करना चाहिए। हमारे जो प्रवासी अप्रवासी मजदूर जो भारत में अलग-अलग कोनों से में हैं और यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, उनकी मानविक व्यथा जो है, उसकी समस्या क्या हो सकती है और उसका निदान क्या हो सकता है, इसे पर हम लोग कुछ विचार विमर्श करें और विचार विमर्श ही नहीं करें, इस समस्या का एक धनात्मक जो सॉल्यूशन हो, समाधान हो, उसको सरकार तक भी हम लोग पहुंचाएं। इसलिए हमने आप सभी विद्वानों को आमंत्रित किया है ताकि आप अपने विचार दें और एक माध्यम से हम उन्हें सरकार से अवगत कराएं। और चूंकि सरकार हम ही लोग हैं, हम ही लोगों से सरकार बनती है और हम लोग का सुझाव वहां आमंत्रित होता है। तो हम विद्वानों का, आप विद्वानों का जो सुझाव होगा उसे सरकार तक भेजी जाएगी और जो भी इसमें धनात्मक सुझाव आएंगे उससे मेरा ख्याल है कि सरकारें जो उसे समझेंगी और आगे की दिशा में कार्यरत होंगी। रमेश जी, धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, हम अपने वक्ता को दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कृपया अपना अपना आवाज म्यूट कर दीजिए। दूसरा पे दिया है यहाँ से अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पटना विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक, समाज चिंतक डॉक्टर दिलीप सर को आमंत्रित करता हूं। अब कैमरा ऑन करो सर। गोला बड़ी गोला अगरबत्ती सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वैश्विक विपदा की इस घड़ी में मैं संसार के स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। कोरोना काल प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और समाधान विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजन के लिए महंत महाविद्यालय हरेरा पूर्वी चंपारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की कौन की कहे छै से 11 बजे खोले ला, कौन 12 बजे। आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपना अपना माइक बंद कर दीजिए ताकि आप वक्ता के व्याख्यान को सुन सकें। करता
हिंदी विभागाध्यक्ष हेलो रमेश जी, आवाज नहीं आ रही किसी की। जी सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज अब जा रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है अब। मेरी आवाज हाँ रमेश जी, आपकी आवाज आ रही है। और वक्ता दिलीप सर की आवाज जा रही है क्या? ना ना। बोलिए सर, बोलिए सर। दिलीप सर की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट थोड़ा सा सर की आवाज नहीं आ कनेक्ट रही है। करेंगे तब तक अगर उनको जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो उनको बाद में बुलाया जाएगा। बोलिए। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, ये दिलीप बाबू। हाँ, अब आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल, आप दिख भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी दिख रही है। जो मैंने बातें कही वो तो नहीं संप्रेषित हुई होगी आप सबों के पास तक? जी, दोबारा कहा जाए। वो दोबारा शुरू करना है। ठीक कर दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। वैश्विक विपदा की इस घड़ी में मैं संसार के स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। कोरोना काल, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और समाधान विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन के लिए महंत शिवशंकर गिरी महाविद्यालय अरेराज के प्रधान प्राचार्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, आयोजनकर्ता हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर अनवर पाशा जी, चितरंजन जी, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण एवं इस विमर्श में भाग ले रहे सभी सहृदय एवं सुधीजन, नमस्कार। साथियों, वैश्विक विपदा की बेला है। कोरोना जैसी महामारी मानव जाति के लिए काल बनकर आई है। 21वीं सदी का जब इतिहास तथा साहित्य लिखा जाएगा, वर्ष 2020 मानव सभ्यता के इतिहास में कोरोना काल के नाम से जाना जाएगा। प्रिय साथियों, इस वैश्विक महामारी के इतिहास को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास केवल अतीत ही नहीं होता, बल्कि वह ठहरा हुआ वर्तमान भी होता है। प्राचीन ग्रंथ वेद में महामारी का उल्लेख मिलता है विविध ताप के रूप में। उसके बाद स्कंद पुराण में तापत्रयेन शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल के बाद पुराण काल में भी तापत्रय के रूप में महामारी का उल्लेख है और उसका इतिहास मिलता है। त्रैताप दग्ध संसार मग्न, चलत न दृष्टि को ये विकल्प, हरिपद छाया सुधा सुखद तज, प्राकृत जन शरणार्थ कौन कल्प। World is miserable burning in triple fire of nature, physical and divine calamities. There look no alternative refuge of safety and peace.
एक्सपेक्ट कूल शैडो ऑफ गॉड सर्विस एंड हिज शेल्टर। समाधान कुछ नहीं था उस समय ईश्वर की शरण में जाने के समय। मित्रों, मुगल कालीन भारतीय इतिहास और साहित्य में भी महामारी का उल्लेख मिलता है। साहित्य और इतिहास की जब बात होती है तो मैं चर्चा करूंगा इन इतिहास ग्रंथों की, जिसमें पहला है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पेज 165 से 175 तक महामारी का उल्लेख मिलता है। दूसरी जो रचना है, इतिहास ग्रंथ है, वह है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पेज 571 572। इसमें भी महामारी का उल्लेख है। और तीसरी जो रचना है वह हिस्ट्री ऑफ जहांगीर, और इस पुस्तक में इतिहास ग्रंथ में के पृष्ठ संख्या 295 पर महामारी का उल्लेख मिलता है। कलिबार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ये स्थिति थी मुगल कालीन समय की। 1613 14, 1630 31, 1673 से 81 के बीच जो दुर्भिक्ष की स्थिति बनी थी, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। देश कंगाल और तबाह हो चुका था, भूखमरी की स्थिति बनी थी। 1680 में दुर्भिक्ष का आलम तो यह था कि मनुष्य को खाने लगा था, सड़कें और गलियां लाशों से पट गई थी। हिस्ट्री ऑफ जहांगीर के पेज 295 पर यह लिखा हुआ है कि संभवतः सबसे प्रचंड महामारी ताउन के रूप में आई थी, जो संवत 1673 से 1681 तक देश के विभिन्न भागों में फैला रहा। तो ये ऐतिहासिक कुछ एविडेंस है, प्रमाण है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि जो आज का कोरोना है, जो महामारी है, इसकी पृष्ठभूमि, इसका इतिहास भी वैदिक काल से ही रहा है। तो ये रोगों की एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा है महामारी में। साहित्य में भी हम देखते हैं कि साहित्यकारों ने भी अपने काल को, अपने समय को, अपने युग को प्रतिबिंबित किया है, युग के यथार्थ को भी व्यक्त किया है। और इसमें हम देखेंगे कि मुगल काल में तुलसीदास एक समर्थ रचनाकार हैं। उनकी रचना कवितावली में हम देखते हैं कि महामारी के रूप में इस कोरोना जैसे बीमारी का वर्णन मिलता है। कवितावली की जो पंक्ति है, देवता निहोरे महामारी सो कर जोड़े, भोरानाथ जानी भोरे आपनी सिठाई है, लोगन के पाप कह दो सिद्ध सूर साप कह दो, काल के प्रताप काशी तिहु ताप तई है, ऊंचे नीचे बीच के धनिक रंग राजा राय, हठनी बजाय करी डीठी पीठी दई है, शंकर सहर सर नर नारी भारी चर, विकल सकल महामारी माजा पई है, चरत उतारत हरात मरिजात, भवरी भगात जल थल बिचुमी। ये ताउन की जो चर्चा है, ताउन शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। यह ताउन महामारी ही था जो बनारस में फैली। ये महामारी सैकड़ों लोगों की जाने ले गई। तुलसीदास आगे लिखते हैं कवितावली में, उनकी व्यवस्था देखी, महामारी के उपायों के संबंध में उनकी जो व्यवस्था है वह झलकती है। खेती न किसान को, भिखारी को भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सिद्ध मान सोच बसे, कहे एक से कहाँ जान का करी, वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोके, साकरे सबय पर आम रावे कृपा करी, दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। आप देखें कि शासक और सत्ता उदासीन, जनता नैराश और असहाय स्थिति में उपाय केवल ईश्वर की कृपा। तुलसीदास की यह व्यवस्था थी, कोई विकल्प नहीं था। ये मुगल कालीन परिस्थितियां थी महामारियों के समय। अब हम 20वीं सदी की महामारी के संबंध में विचार करेंगे। महामारियों को कथानक बनाकर अनेक महत्वपूर्ण साहित्य लिखे गए। चेचक 20वीं सदी में विश्व के करोड़ों लोगों की जानें ले ली थी। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पुरातन भृत्य
अर्थात पुराना नौकर नामक काव्य की रचना की, जिसमें एक नौकर जो है अपने मालिक के की सेवा करता है, उसे चेचक हो गया है और वह सेवा करते करते स्वयं उस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसकी चर्चा ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुराना नौकर नामक काव्य संग्रह में किया है। तो ये पता चलता है कि 20वीं शताब्दी में भी साहित्य लिखे गए महामारी का उल्लेख मिलता है। 1903 में तपेदिक की स्थिति बनी थी और 12 वर्ष की बेटी और 4 साल का बेटा तपेदिक रोग से, टीबी रोग से टैगोर के ग्रसित थे और उन दोनों की असामयिक मृत्यु हो गई। उन्होंने इसको लेकर के शिशु नाम से लंबी कविता लिखी और फिर वही कविता अर्धचंद्र नामक कविता संग्रह के रूप में 1913 ईस्वी में प्रकाशित। शिशु नाम की लंबी कविता की कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं आप सबों के सामने। अंतहीन पृथ्वियों के समुद्र तटों पर मिल रहे हैं बच्चे, अंतहीन पृथ्वियों के समुद्र तटों पर मिल रहे हैं बच्चे, मार्ग विहीन आकाश में भटकते हैं तूफान, पथ विहीन जलधाराओं में टूट जाते हैं जहाज, मृत्यु है निर्बंध और खोल खेलते हैं बच्चे। अंतहीन पृथ्वियों के समुद्र तटों पर बच्चों की चलती है एक महान बैठक। ये यथार्थ है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर अभिव्यक्त करते। 20वीं सदी के दूसरे महान रचनाकार निराला जी हुई, उनकी आत्मकथा कुल्ली 1918 में प्रकाशित। ये फ्लू पर आधारित थे, फ्लू जैसे महामारी पर आधारित था। हृदय विदारक दृश्य मौत का उपस्थित होता है शाब्दिक रूपों में। पत्नी, 1 साल की बेटी और कई रिश्तेदारों की जाने गई। निराला लिखते हैं उस आत्मकथा में, जिसको कोट करना बहुत जरूरी है और समय आ गया है कि इस पर हम लोग चिंतन करें, विचार करें। निराला के शब्दों में दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाती थी और जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें दिखाई देती थी। उस बीमारी ने हिमालय के पहाड़ों से लेकर बंगाल के मैदानों तक सबको अपनी चपेट में ले रखा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला ने भी इस फ्लू नामक महामारी की चर्चा अपनी रचना में करते दिखते हैं। बिहार के मशहूर और प्रतिष्ठित रचनाकार रेणु जी मैलांचल में भी महामारी की चर्चा करते हैं। मैलांचल में आप देखेंगे कि 2 पात्र हैं, मेरी और मार्टी। ये दोनों अंग्रेज दंपति हैं और मैरी को मलेरिया और कालाजार हो जाता है। मार्टिन मैरीगंज में नहीं है, वह पूर्णिया हेडक्वार्टर में गया हुआ है। जब घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बुखार से तड़प कर मिट्टी में लौटते हुए दम तोड़ दी और तब उस मार्टिन ने, मैलांचल में यह वर्णित है कि उस मार्टिन ने उस प्रांत में, उस जगह पर, उस गांव में एक अस्पताल खोलने का निर्णय लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। समाज सेवा की भावना विदेशियों में भी थी। प्रेमचंद कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी 2 रचनाओं को मैं कोट करना चाहूंगा। ईदगाह, हैजा का वर्णन है इसमें। और फिर गोदान में आप देखेंगे कि मंगल जो झुनिया और गोबर का पुत्र है, वह चेचक के प्रकोप से ग्रसित है। चेचक जैसे महामारी से पीड़ित है, जिसकी सेवा मालती करती है और उसे ठीक करती है। तो यह पीड़ित होने का भाव और सेवा भाव एक ही साथ गोदान में दिखाई देता है। ये हिंदी साहित्य के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं में भी महामारी को लेकर के रचनाएं लिखी गई, जिसमें फकीर मोहन सेनापति उड़िया के लेखक रहे
रेवती में हैजा के प्रकोप का उल्लेख करते हैं। युवा अनंत मूर्ति जो कन्नड़ के प्रतिष्ठित लेखक हैं, संस्कार में प्लेग का उल्लेख करते हैं और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित तकसी शिवशंकर पिल्ले जो मलयालम के रचनाकार हैं, वो मैला साफ करने वाला बेटा उपन्यास जो थोती युड्डे माखन नाम से प्रकाशित थी, उसमें एक संक्रामक बीमारी के चपेट में पूरे शहर के आ जाने का उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय भाषाओं में, संस्कृत में, उड़िया में, बंगला में, हिंदी में महामारी को लेकर के उसका एक बहुत बड़ा दृश्य हमारे सामने उभर कर आता है। साथियों, साहित्य और महामारी का वैश्विक परिदृश्य भी है जिस पर विचार करने की जरूरत है। महामारी मात्र हिंदुस्तान में ही नहीं फैली थी, बल्कि विश्व के चपेटे में भी था। अल्बेर कामू जो अल्जीरियाई मूल का निवासी था और फ्रांसीसी नोबलिस्ट था, उसने 1947 में द प्लेग नाम की रचना की और उसमें नाजीवाद और फांसीवाद की निरंकुश और जनता के प्रति चिंतित नहीं रहने वाला शोषक के रूप में उस व्यवस्था को चिन्हित किया है। किस तरह लोग मर रहे थे फ्रांस में, और ये नाजीवादी और फांसीवादी विचारधाराओं के लोग किस तरह जनता को मरते देख रहे थे, इसका वर्णन कामू ने द प्लेग नामक नोवेल में किया है। मित्रों, कोलंबियाई कथाकार जो नोवेलिस्ट उपन्यासकार भी रहे, मार्केस, उन्होंने भी महामारी को लेकर के रचनाएं की, खास करके कोलेरा को लेकर। उनकी रचना है लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। इसमें प्रेम और यातना का करुण दास्तान चित्रित हुआ है। एक ही साथ प्रेम और करुणा, यातना, भय, संत्रास, ये सारी पीड़ाओं को लेकर के यह उपन्यास हमारे सामने आता है। और पाकिस्तानी राइटर, पाकिस्तान का भी हम एक ही थे, पाकिस्तानी राइटर अहमद अली साहब ने दिल्ली के ऊपर एक नोवेल लिखी उन्होंने, उसका नाम था ट्वाइलाइट इन दिल्ली। उसमें दिल्ली को मुर्दों का शहर कहा गया है। महामारी फैली हुई थी दिल्ली में और उसमें यह लिखा हुआ है कि महामारी के मृतकों को दफनाने के लिए कब्र खोदने वालों की किल्लत हो गई थी। ये है ट्वाइलाइट इन दिल्ली नामक उपन्यास में, जिसकी रचना पाकिस्तानी उपन्यासकार अहमद अली शाह करते हैं। प्लेग, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हैजा, तपेदिक का प्रकोप प्रत्येक देश काल में फैलता रहा है। 21वीं सदी में यह महामारी कोविड या कोरोना के नाम से इतिहास और साहित्य में दर्ज होगा। ये तो महामारियों का इतिहास रहा। अब आइए हम 21वीं सदी के कोरोना जैसे महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उन समस्याओं के निजात पर विचार। सुधीजनों, कोरोना संकट से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई रहा है तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि वह वर्ग प्रवासी मजदूरों का वर्ग है। रेल हादसे, सड़क मार्ग हादसे, भूख प्यास से तड़पते, दम तोड़ते, सैकड़ों मील नंगे पांव पैदल चलकर गांव आने को मजबूर प्रवासी मजदूर, ये सारी घटनाएं हृदय विदारक है। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। परसेप्शन इज द वन सोर्स ऑफ द प्रमाण एंड परसेप्शन इज द वन प्रमाण। ये प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है और सारी दुनिया यह देख रही है। कहने सुनने की बात नहीं है, सब लोग के नजर के सामने है कि प्रवासी मजदूरों की बेबसी, उनकी जिंदगी का द्वंद्व, उनका संघर्ष किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे हमारे सामने पहुंच रही है। ये विचार, ये प्रश्न है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश देश के ये ऐसे दो राज्य हैं जो सस्ते मानव श्रम की आपूर्ति के पुराने केंद्र रहे हैं। मैं फिर इन शब्दों को कोट करना चाहता हूं, बिहार और उत्तर प्रदेश ये देश के
जो ऐसे राज्य हैं जो सस्ते मानव श्रम की आपूर्ति के पुराने केंद्र रहे हैं, और आज कोरोना संकट ने इस कथन को सिद्ध कर दिया है। सचमुच आज बिहार के प्रवासी मजदूरों की संख्या लगता है कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने केवल सस्ते मानव श्रम के रूप में जनसंख्या को तैयार किया है। ये विडंबना है बिहार उत्तर प्रदेश की। सुधीजनों, अब हम समस्याओं पर विचार करें। प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं, वह पहली समस्या है विस्थापन की समस्या। ये समस्या स्वगत विस्थापन की समस्या है, आत्मगत विस्थापन की समस्या है, पारिवारिक विस्थापन की समस्या है, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन की समस्या है। इसमें कतई कहीं किसी प्रकार के संदेश की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरी समस्या जीविकोपार्जन की समस्या है। तीसरी समस्या प्रवासी मजदूरों के राष्ट्रीय, अंतर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण का अभाव है। चौथी समस्या आर्थिक विपन्नता है। विपन्नता, जब भूख पेट की ही बन पड़ी तो और की क्या बात है। जब पेट की ही बन पड़ी तो और की क्या बात है, भक्ति नहीं होगी, यह विख्यात है। ये पेट, ये बुभुक्षा प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए वे प्रवास में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, समस्या के केंद्र में जो मूल में है इन प्रवासी मजदूरों के लिए, वह है पूंजीवादी विदोहन संयंत्र की प्रौद्योगिकी की, मैकेनिज्म की बारीक बुनावट, जिसके मकरजाल में फंसकर प्रवासी मजदूरों मजदूरी के लिए विवश होते हैं, जिनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। पूंजीवाद ने सबसे ज्यादा शोषण इन मजदूरों का किया है। उनकी मैकेनिज्म, उनकी विदोहन संयंत्र की मेथोडोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि वह जोंक की तरह चिपक तो जाता है, दर्द नहीं होता है, खून चूस लेती है ये मैकेनिज्म। ये स्थिति बनती है और वह मजदूर बेबस खून चूसवाने के लिए मजबूर होता है। तो समाधान के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा, भारतीय संसद सरकार के सामने मैं यही प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि भारतीय संसद को फिर से प्रवासी मजदूरों के अस्तित्व की संभावनाओं पर विचार करना एवं कानून बनाने की जरूरत पर विचार करना जरूरी है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी विपदा आती है तो उन्हें विस्थापन का दंश न झेलना। दूसरे जो महत्वपूर्ण दूसरा जो सुझाव है, वह है पूंजीवादी व्यवस्था के उस रक्त शोषी मकर जाल से मुक्ति के लिए कानून बनाने की आवश्यकता। तीसरा जो समाधान है, जो सुझाव है, वह पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने की। चौथा जो उपाय है, वह स्थानिक रोजगार के जिसकी ओर संकेत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। स्थानिक रोजगार के उन्मुखीकरण के लिए संसाधनों एवं अवसरों की तलाश करें, यह सबसे बहुत जरूरी है। अगला जो समाधान मेरी समझ में है, वह है राष्ट्रीय एवं अंतर प्रादेशिक प्रवासी मजदूर कानून बनाने की जरूरत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया था। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के जो सपने उन्होंने देखे हैं, उनके लिए उन्हें यह भी कहा था कि हम एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें जिससे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। उनका कहना था कि हम एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनावें
जिस विकसित राष्ट्र में मजदूरों के पसीने की खुशबू महसूस हुई। मैं इस पर भी मैं सोचता हूं कभी कभी, पसीने में खुशबू नहीं आती। श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना होगा, पसीने के महत्व को समझना होगा, खुशबू तभी आएगी, अन्यथा विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। गांव विकसित हों, उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि हमें स्वदेशीकरण पर बल देना चाहिए, लोकल को ग्लोबल बनाने की जरूरत है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर मजदूरों को रोजी रोटी के लिए प्रवासी बनने के लिए मजबूर होते हैं तो उनके लिए संसद कानून बनाए ताकि उन पर न घर का न घाट का वाली कहावत चरितार्थ। दूसरे यह कि उन्हें या तो स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर, रोजगार के संसाधन मुहैया कराए ताकि खेस कहानी के शीर्षक को फिर कूस की आसनी, शीतल पाटी आदि बनाने का स्वरोजगार का मौका मिल सके। उसे बेकार और बेगार नहीं समझे समाज। मोचीराम को अपना व्यवसाय विकसित करने का, खड़ा करने का स्थानीय अवसर मिल सके। उसे जूता चप्पल बनाने वाली राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में प्रवासी मजदूर बनकर नहीं रहना पड़े। नीरू और नीमा को पूना चरखा तामा भरनी मिल सके और वे अपना रोजगार उसमें कर सके। गोदान के होरी को उसकी खेती मिल सके और उसे किसान से मजदूर बनकर मरने के लिए विवश होना न पड़े। गोबर को जीविकोपार्जन के लिए अन्ना के यहाँ नौकर बनकर नहीं रहना पड़े। हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रवासी मजदूरों के समस्याओं का हल तुलसीदास के पास नहीं था, केवल हाहाकारी की बात कर रहे थे। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का गरीब धन्ना और देश के जीवन दर्शन के साथ कबीर रैदास और धन्ना दर्शन को अपनाना होगा। प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए, लोकल को सिद्ध करने के लिए इनके पास जाना होगा। मित्रों, डार्विन के विकासवाद का एक सूत्र वाक्य है, योग्यतम की जीवन रक्षा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और मानव जाति में जीवन रक्षा की योग्यताएं हैं। प्राणी विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज विज्ञान, साहित्य की सभी पद्धतियों में मानव को अद्वितीय और श्रेष्ठ माना गया है। मानव अपनी शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के कारण ब्रह्मांड के सभी जीवों से अपितु श्रेष्ठ भी है। और इस श्रेष्ठता का मूल जो रहस्य है, मूल जो कारण है, वह मनुष्य का अपने अस्तित्व की संभावनाओं के प्रति बने रहना है। पुराना की भयावहता रात्रि हमेशा नहीं रहती। दुख की पिछली रजनी भी सुख का मानव अस्तित्व बना रहेगा
मानव सभ्यता और मानवता विजयी हो गई। मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, स्थैर्य मृत्यु है, स्थैर्य मृत्यु है, वह जीवन है, चरय वेति, चरय वेति, चरय वेति। अंत में आप सबों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर दीजिए। इस रास्ते पर राही बेझिझक चलता जाता है। जिस रास्ते पर राही बेझिझक चलता जाता है, उसे बनाने में मजदूर ही खून पसीना बहाता है। उसे तो नसीब तक नहीं होता फुटपाथ पर सोना। अगर हो जाए ये खता तो किसी गाड़ी से पिघला जाता है। अब मैं ललित नारायण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर चित्रेंद्र कुमार को इस व्याख्यान की समीक्षा हेतु आमंत्रित में लगा दीजिए कनेक्टिंग रमेश बाबू थोड़ा आवाज देख लीजिए, इको कर रहा है। रमेश जी, आपका लैपटॉप का आवाज ऑन होगा, उसको म्यूट कीजिए। जूता है वो हट ले लेना है, जूता जवाब दे दिया। नीचा से पूरा खत्म है सर। और अनम्यूट बट मैं रमेश बाबू पूछना चाहता हूँ, क्या कि क्वेश्चन आवर सेशन होगा क्या? सुजीत बाबू से मेरी आग्रह है, कृपया कर जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको अपनी आवाज को बंद करने के लिए कहा जाए, थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। थैंक यू। अच्छा, हम बोल दे रहे हैं, हम अपने भी अनम्यूट करेंगे बोलने के बाद। मेरा सभी भाइयों से आग्रह है और बहनों से आग्रह है कि अपना अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें, क्योंकि इससे डिस्टर्ब हो रहा है सुनने में। और एक क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन आवर सेशन होगा क्या? हेलो, दूसरी समस्या जिस ओर
हेलो हेलो। अब मैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर नहीं आ रहा है सर, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर सर। आवाज सर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज जा रही है क्या? आवाज आ रही है बस। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर सर, जो लेखन के क्षेत्र में अनवर पाशा के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर अनवर पाशा सर। अनवर पाशा सर को मेरा प्रणाम और सॉरी फॉर अनम्यूट, क्योंकि अनवर पाशा सर हमारे हॉस्टल के पड़ोसी थे, उनको मेरा प्रणाम। अनवर पाशा जी, डॉक्टर अनवर पाशा जी, आपका इस वेबिनार में स्वागत है। आप इस वेबिनार के बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारे मित्र हैं। वेबिनार समूह आपका स्वागत करता है और आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। रमेश जी, यस सर। तो रमेश कुमार जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, तो अनवर पाशा जी, स्वागत है। प्रणाम। आप तमाम मित्रों को मेरा भी प्रणाम। आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, प्राचार्य महंत शिवशंकर गिरी महाविद्यालय अरेराज, पूर्वी चंपारण, बिहार। इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता डॉक्टर दिलीप राम जी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय। डॉक्टर रमेश कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, महंत शिवशंकर गिरी महाविद्यालय अरेराज, पूर्वी चंपारण के, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं, आयोजन समिति के हैं, और तमाम दूसरे मित्रगण जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं अपनी तरफ से प्रणाम पेश करता हूं। आप सब बधाई के पात्र हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग के आयोजन समिति के तमाम जो सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने इस प्रमुख विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया, जो आज सबसे ज्यादा विचलित कर देने वाली समस्या है, उसकी तरफ हम सबकी निगाह आकर्षित करने की, हम सबकी ध्यान आकर्षित करने की आपने की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको धन्यवाद। हेलो रमेश सर, आवाज नहीं आ रही है। कहाँ से शुरू करूं? हेलो रमेश, मैंने अभी आदरणीय दिलीप राम जी सबका म्यूट कीजिए ना, वाले से आवाज आ नहीं रहा। फिर बात आवाज नहीं मिल रही है, दोनों के श्रोताओं हवाले को आवाज से नहीं समस्याएं हैं, विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। उन समस्याओं के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार रखे। मैं अपनी बात शुरू करते हुए, आज मैं अखबार हिंदुस्तान टाइम देख रहा था, उसमें बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, दत्त, उनका एक आलेख छपा है एडिटोरियल पेज। कई सारे आलेख छपे हैं,
बहुत से दूसरे पत्रकारों को, टीवी के आलेख अखबारों में, हिंदी के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में, उर्दू के अखबारों में, दूसरी भाषाओं के अखबारों में, और ये तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग अपना कंसर्न इस समस्या के हवाले से जाहिर करते हैं। जिक्र कर रहा था बरखा दत्त, जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन्होंने जो माइग्रेंट लेबर समस्या पर बात करते हुए हम भाषण दे रहे थे, अपने लेख के अंत में एक वाक्य ये दर्ज किया है कि हम सब इस कोरोना वायरस ने हमें प्रवासी मजदूरों के हवाले से जिस तरह की सच्चाइयों से अवगत कराया है, हमारी व्यवस्था की जो सच्चाइयां हैं, चाहे आर्थिक व्यवस्था ये लिखा है कि हम एक वोल्केनो पर बैठे हुए, हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए। ये अभी फोन जा तुमको नहीं अपने आप में बहुत ही अगर आप जाएंगे तो वो हमें वो तमाम वो आईना आ जाएगा। चेहरा देख सकते हैं, अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था का चेहरा इस आईने में हम देख सकते हैं। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रस्त है, जूझ रहा है। कोरोना वायरस आवाज नहीं आ रही है सर, महोदय आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज नहीं, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। आ रही है। विश्व में महामारी के कारण जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हमारे देश की परिस्थितियां उससे जरा मुख्तलिफ हैं। कहीं भी आपने किसी अखबार में ये नहीं पढ़ा होगा कि किसी चैनल पे ये खबर नहीं सुनी होगी आपने कि विश्व किसी भी दूसरे देश में गरीब की जिंदगी इस कोरोना वायरस के जरिए जो लॉकडाउन, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, जिस तरह की समस्या, उस तरह की समस्याएं, खासतौर से जो प्रवासी मजदूरों के साथ की समस्याएं हैं, आवाज नहीं आ रही है, समस्या के बारे में कि वीकर सेक्शन के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग दूसरे देशों में नहीं रहते, ऐसा नहीं। तमाम देशों में किसी न किसी तौर पर वीकर सेक्शन के लोग भी रहते हैं, मजदूर तबके के लोग भी रहते हैं, कामगार तबके के लोग भी रहते हैं, लेबर क्लास के लोग रहते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसी समस्या नहीं पैदा हुई जो लेबर क्लास के साथ, माइग्रेंट लेबर पैदा हुई है हमारे देश में। ये सिर्फ हमारी अपनी आर्थिक नीतियां हमारी हैं, जिस तरह की व्यवस्था हमने आर्थिक व्यवस्था जिस तरह की बनाई, इसके कारण ये तमाम समस्याएं पैदा हुई। आवाज नहीं आ रही है। कि हम ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं, तो ये एक तरह का ऐलान है हमारे लिए। हमें अपनी आर्थिक, हमने जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था देश में बनाई है, जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था चल रहे हैं, म्यूट कर दें, बिल्कुल दो तब आवाज क्लियर आएगी। सभी लोग अपना स्पीकर म्यूट करें। एक भाग है का, एलिट क्लास का, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग तबका है, मजबूत तबका है, अपर क्लास है, इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है। एक तो उसकी जिंदगी है जो इस कोरोना वायरस से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है। आप देखेंगे कि ये कोरोना वायरस के जरिए जो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है, ये जो एलिट क्लास है, इसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं है, बल्कि उनके लिए ये अवसर एक पिकनिक का अवसर है। आप YouTube पे देखेंगे, आप तमाम अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के घरों में YouTube पर जो व्यंजन बनाने की जो
विधियां आती है, रेसिपी आती हैं, उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उनमें बातें होती हैं कि आज उन्होंने कौन सा व्यंजन बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए। ये उनके गुफ्तगू का मौजू है, ये टॉपिक है उनके गुफ्तगू का। उनकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ा है। उनके घरों में वो तमाम साधन है, वो तमाम सामान है, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के वो सारे सामान उनके एक फोन कॉल पे उनके घरों में वो तमाम चीजें पहुंच जाती हैं जिनकी उनको जरूरत है। उनके लिए कोई मसला नहीं है लॉकडाउन। मसला है उस तबके के लिए जो हैव नॉट्स है, जिसके पास रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने की जो उसकी जिंदगी है, उस तबके के सामने सबसे बड़ी समस्या है। वो तबका गरीब तबका है, वो तबका मजदूर तबका है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या आम मजदूर हो। ऐसा नहीं है कि कष्ट सिर्फ प्रवासी मजदूरों को उठानी पड़े। हम अगर बिहार के हवाले से बात करें तो हमारे बिहार के अंदर भी जो प्रवासी मजदूर नहीं है, जो यही हैं, अपने ही राज्य के मुख्तलिफ शहरों में, अपने ही कस्बों में, अपने ही इलाकों में, उनकी जिंदगी भी बहुत बेहतर नहीं। इस लॉकडाउन ने उनके लिए भी जिस तरह का कष्ट और जिस तरह की समस्याएं, चुनौतियां उनके सामने पैदा की हैं, वो भी कम नहीं। प्रवासी मजदूरों के हवाले से जो खबरें आती हैं, जो वीडियोस हमने देखे हैं, बहुत विचलित कर देने वाले हैं और ये बताते हैं कि हमारा समाज कितना इनह्यूमन होता जा रहा है। हमने अपनी व्यवस्था को कितना इनह्यूमन बना दिया। अगर वो वीडियोस नहीं दिखाए जाते तो जो मुख्य धारा के चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनके जरिए भी हम शायद प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से अवगत नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी भी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं दूसरी, उनके डिस्कशंस और डिबेट के टॉपिक्स दूसरे होते हैं। ये तो थैंक्स टू द सोशल मीडिया, जिसके जरिए हम तक वो खबरें पहुंची है, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। हमने आज तक, बचपन से अब तक, ऐसी दशा नहीं देखी थी उस वर्ग की, जो वर्ग असल में इस देश का निर्माता है, निर्माण करने वाला, नेशन बिल्डर है। वो तबका, वो मजदूर तबका जो आज मौत से जूझ रहा है, सड़कों पे मर रहा है, ट्रेनों में मर रहा है, कहीं ट्रकों से उलट कर मर रहा है, कहीं ट्रेनों की पटरियों पर मर रहा है, हजार हजार किलोमीटर पैदल चल रहा है, जिसके पांव में छाले पड़ गए, जिसके बच्चे भूख से बिलख कर मर गए रास्ते में, जिनको दूध नहीं मिला। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर स्टेशन पे एक महिला जिसकी ट्रेन में मौत हो गई थी, उसके बच्चे किस तरह से अनजान हैं अपनी माँ की मौत से और वो खेल रहे। ये तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, ये सब हमें विचलित कर देने वाली। और हम कितने इनसेंसिटिव हैं, हमारी व्यवस्था कितनी इनसेंसिटिव हो गई है, उसके बारे में हमें याद दिलाते। ये समय, मैं नहीं जानता कि कितना वक्त है आपके पास, क्योंकि आपने 11:30 साढ़े 12 बजे तक का समय रखा था। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये तमाम जो स्थिति पैदा हुई है, इन स्थिति को जाहिर है कि आज नहीं पैदा हुई अचानक। ये स्थितियां एक अरसे से बन रही थी और ये स्थितियां जो प्रवासी मजदूरों की हैं। क्यों है प्रवासी मजदूर? बिहार से बाहर वो मजदूर क्यों गए? उत्तर प्रदेश से बाहर वो मजदूर क्यों गए? बंगाल, उड़ीसा से बाहर वो मजदूर क्यों गए? झारखंड से बाहर वो मजदूर क्यों गए? और राज्यों के मजदूरों की दशा ऐसी क्यों नहीं है? और राज्यों मजदूरों का प्लान क्यों नहीं है ऐसा? ये प्रवासी मजदूर बॉम्बे क्यों जाते हैं, मुंबई क्यों जाते हैं? ये प्रवासी मजदूर कलकत्ता क्यों जाते हैं, हैदराबाद क्यों जाते हैं, बेंगलोर क्यों जाते हैं, पंजाब क्यों जाते हैं, हरियाणा क्यों जाते हैं, दिल्ली क्यों आते हैं? इन तमाम समस्याओं पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। कैसी व्यवस्था हमने बनाई है? तो देश के वो निर्माण करने वाले नेशन बिल्डर्स एक दिन स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। मीडिया हाहाकार मचाती है कि देश का इतना नुकसान हो गया, हम बोले कि सर मैं कॉर्पोरेट हाउसेस का इतना बड़ा नुकसान हो गया, उद्यमियों का इतना बड़ा नुकसान हो गया।
कि लेबर क्लास एक दिन अगर स्ट्राइक का कॉल देता है तो हाहाकार मच जाता है। एक दिन अगर हमारे घर में काम करने वाली बाई ना आए तो घर कूड़ा बन जाता है। सैनिटेशन वर्कर्स अगर सड़कों पर न उतरे, शहरों में काम न करें तो शहर 2 दिन में कूड़ादान में बदल जाए। हमारे घरों तक जो खाने पीने का सामान पहुंचता है, फैक्ट्रियों से लेकर के घरों तक, बाजारों तक, सरों पर ढोने वाले कुली, ये सारे मजदूर होते हैं। ये कौन मजदूर है? सब हमारे देश के विभिन्न राज्यों, खासतौर से बिहार जैसे राज्य जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है? ये तमाम वो प्रश्न है जो प्रवासी मजदूरों के हवाले से हमारे जहनों में, और हमें इन पे गौर करना होगा, उन्हें एड्रेस करना होगा। कब तक ऐसी व्यवस्था चलेगी? हम वोल्केनो पर बैठे हुए हैं, यानी हम इंतजार कर रहे हैं कि एक ब्लास्ट हो, वोल्केनो जगे और हम उसके बाद उस इज्जत में आकर खत्म। अगर हमें उस वोल्केनो को रोकना है, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये प्रवासी मजदूर, ये गरीब तबके के लोग, ये मजदूर तबके के लोग, जिस तरह की दशा उनकी आज देखने को मिल रही है, हम उनकी तरफ से बिल्कुल आंखें बंद किए हुए रहते हैं। इतने इनसेंसिटिव हम हो चुके हैं। हमें आम दिनों में उनकी समस्याएं नजर नहीं आती। कोरोना वायरस के हवाले से ये आई ओपनर है हमारे लिए। ये घटनाएं हमारे लिए आंखें खोल देने वाली घटनाएं होनी चाहिए। हमें उन घटनाओं के हवाले से इस समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिहार के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के बंटवारे से जो समस्या उत्पन्न हुई, बिहार का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, बिहार में उद्योग नहीं लग पाए, बिहार में जो कृषि है वो जिस तरह से नेग्लेक्टेड है, दूसरे राज्यों में नहीं। बिहार के मजदूर पंजाब में जाकर काम करते हैं और वहाँ कृषि सोना उगलती है, वहाँ की जमीन। हरियाणा में जाकर काम करते हैं, वहाँ की जमीन सोना उगलती है, बिहार के मजदूरों के कारण। वो परिस्थिति हम अपने राज्य में क्यों नहीं पैदा कर सकते? नहरों का जो जाल बिछा हुआ है पंजाब में, हरियाणा में, तमाम विकसित जो राज्य हैं उनमें, जहाँ मजदूर खेतों में काम करते हैं, दूसरे राज्यों के खेतों में जाकर काम करते हैं, क्या हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं खेतों में नहीं पैदा की जा सकती? एग्रीकल्चर की तरफ से जो हम जिस तरह से हमने आंखें बंद कर रखी हैं, जिस तरह के मजदूर प्लान करते हैं, यहाँ से जाते हैं, भट्टा में काम करते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, रेडियां लगाते हैं, ढाबे में काम करते हैं, बाहर जाकर के वो कम पैसों पर काम करते हैं क्योंकि उनको अपने राज्य में काम नहीं मिलता, अपने राज्य में रोजगार के वो अवसर नहीं उनके लिए। कौन है इसका जिम्मेदार? हमने अपने आप को इन समस्याओं की तरफ से क्यों बिल्कुल अपने आप को अनभिष्ट कर रखा है? बिल्कुल अपने आप को हमने आंखें बंद कर रही हैं उन समस्याओं की तरफ से। इन मजदूरों की इन समस्याओं को, गरीब तबके की इन समस्याओं को अगर हमने नहीं एड्रेस किया, उन समस्याओं को संजीदगी से नहीं अगर हमने लिया और उनके समाधान की ओर अगर हम संजीदगी से कदम नहीं उठाए, मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक सिविल वार की ओर बढ़ रहे हैं। ये न समझें कि हम महफूज हैं अपने बंगलों में, महफूज है अपने महलों में, हम महफूज नहीं रहेंगे। अगर वो वोल्केनो जिसका जिक्र कर रही है, अगर इरप्शन होता है उस वोल्केनो का, हमारे लिए एक अलार्मिंग घड़ी है, हमारे लिए एक आंख खोलने वाली घड़ी है। अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर हमने इस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया, अगर हमने इस आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था से ही आर्थिक व्यवस्थाएं कर सकती है, सामाजिक व्यवस्थाएं जरूरत इस बात की है कि हम इन समस्याओं को, प्रवासी मजदूरों के हवाले से सामने आ जाइए। हम इस विस्तृत समस्या को प्रवासी मजदूरों के हवाले से, बल्कि इस पूरी हवाले से जो समान एक बराबरी की व्यवस्था हमने की है, जो हमने अनइक्वालिटी की व्यवस्था बना ली है, इनह्यूमन व्यवस्था की मदद की जा रही है, अगर हमने इसको ठीक किया, व्यवस्था की समस्याओं को नहीं किया, तो जाहिर है
तो जल्द वो इरप्शन होगा और अपने समाज को या अपने देश को, खास तौर से जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में करने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट में करने की जरूरत है। सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो इजारादारी है इस वक्त, जो एकाधिकार है इस वक्त, चंद राज्यों तक क्यों है? क्यों चंद राज्यों में ही इंडस्ट्रीज लगेंगी? क्यों चंद राज्य ही प्रायोरिटी में हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के या सरकार के? ऐसा क्यों है? ये जो असामान्य ग्रोथ है, ये जो असामान्य व्यवस्था है, इसको एड्रेस करना होगा, इसको ठीक करना होगा। और गांधी जी का जो सपना था कि बड़े उद्योग के साथ साथ छोटे उद्योगों को लगाने की जरूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट में उद्योग लगाने की जरूरत है, हर ब्लॉक में उद्योग लगाने की जरूरत है, और उसकी पूरी संभावनाएं। पेप्सी कोला हम पिए, हम सिर्फ मार्केट बने रहेंगे और उसका प्लांट लगेगा दूसरे राज्यों में। तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं, जिसके लिए हम सिर्फ कंज्यूमर हैं, हम बिहार के लोग सिर्फ कंज्यूमर बने हुए हैं, एक बाजार बने हुए हैं उन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। उनकी फैक्ट्रियां लगेंगी दूसरे राज्यों में और हम सिर्फ खरीदेंगे उनके सामान, उनके प्रोडक्ट्स, हम सिर्फ मार्केट के तौर पर हम उनके लिए हैं। ऐसा क्यों रहेगा? हमें ये बातें बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेंगी। हमें अपने आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा और जो वीकर सेक्शंस हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका सम्मान आपने देखा होगा किस तरह से वो तिरस्कृत हो रहे हैं, किस तरह से वो अपमानित हो रहे हैं, जानवरों से बदतर उनकी स्थिति होकर रहती है। एक प्रवासी मजदूर बैलगाड़ी लेकर चलता है, एक बैल रास्ते में वो खाने पीने का सामान नहीं, वो बेच देता है, और दूसरा एक बैल उसकी जगह पर खुद वो मजदूर या उसकी बीवी उसमें उस बैल को, उस गाड़ी को खींच रही है। ये दशा बना दी। कोई ठेले पर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अपने घर की तरफ भाग रहे, कोई साइकिल पर अपने बाप को बिठा करके, बीमार बाप को बिठा करके वो 1000 ये तमाम दिल को विचलित कर देने वाले, मन को विचलित कर देने वाले दृश्य हैं। बिल्कुल अमानवीय दशा है इनकी। और वो गरीब बिलक बिलक कर जब बताते हैं कि हमारी दशा इसलिए है, विचलित कर देने वाले जो इनके बयान है, इसकी दशा है, अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया समय रहते, तो मैं समझता हूँ कि भाषा में हम एक वोल्केनो पर बैठे, हम एक ज्वालामुखी पर बैठे, जो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। आइए हम सब मिलकर, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, नीतियां बनाने की जरूरत है, ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है जो सिर्फ पर ना हो बल्कि जमीन पर और मजदूर तबके की जिंदगी पर एड्रेस करें, उनकी समस्याओं का एड्रेस करें, गरीब तबके की समस्याओं का एड्रेस करें, क्योंकि वही निर्माता है राष्ट्र के। अगर उस तबके का हमने सम्मान नहीं किया, किसान, उनके अगर हमने सम्मान नहीं किया, जो अन्यथा होते हैं, तो जाहिर है रहे हैं जो व्यवस्था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट व्यवस्था और बन चुकी है काफी हद तक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे जंगल में आप देखते हैं मजबूत जानवर होता है, वो कमजोर जानवरों को खा करके जिंदा रहता है और वो सरवाइव करता है, कमजोर जानवर मिट जाते हैं, खुराक बन जाते हैं मजबूत जानवरों का। क्या हम वैसी ही व्यवस्था चाहते हैं? क्या हम वैसी व्यवस्था की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है। इस समय अगर हमने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, ये आई ओपनर हमारे लिए है। मैंने कहा कि ये आई ओपनर है हमारे लिए, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए और हमें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की तरफ जाना चाहिए। मेरा जो सजेशन है, बहुत सारे राम जी ने मेरे से 2-3 सजेशंस हैं। एक तो वो जो मैंने कहा, उसको
लॉन्ग टर्म जरूरत है। अब अपनी व्यवस्था कैसे बदलेंगे। और दूसरा आर्थिक व्यवस्था को गरीबों के फेवर में बनाने कॉर्पोरेट हाउसेस मेरे ये है एक टर्म है व्यवस्था के हवाले से, और दूसरा है शॉर्ट टर्म जो काफी मजबूत बिहार के हवाले से बात करना चाहता हूं। वो मजदूर तबका हो गया जिसका रोजगार छूट गया, दोबारा रोजगार या अपने राज्य के लोग बेकार हैं, अगर हम 3,000 रुपये पर व्यक्ति या पर फैमिली अगर दे सके, एक सर्टिफिकेट कि जब दोबारा अपने रोजगार तब उन्हें कम से कम 3,000 हमें बढ़ाना चाहिए। उस बारे में हमें दूसरा ये है कि सरकार से पढ़ाने के समय बिहार के साथ जो आर्थिक रूप से बिहार से वंचित हुआ, माइंस से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, वो सारे फैक्ट्रीज के थे वो सब झारखंड में चले। बिहार के पास पानी में सूख जाने वाली ऐसी जरूरत बिहार को छोटे ऐसे हम उद्योग लगाए राज्यों डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल से। उसके लिए हमें लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा पैकेज देना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके कि उस पैकेज बिहार और इसके लिए हमारी राज्य सरकार और सरकार मैं समझता हूँ कि समय का भी लगभग एक है। मैं क्षमा चाहता हूँ और प्रदीप कुमार जी जो प्राचार्य उनका लगने लगा आवाज नहीं आ रहा है। करने के लिए सबको मंजूर किया और बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्द क्या बेटा बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन खा दिया है? निवेदन है आपको अपना माइक म्यूट कर दीजिए, दिक्कत हो रही है। अनवर पासा बहुत धन्यवाद। इस मौजूद विषय पे व्यापक दृष्टि और इनके साथ अभिभाषण का उद्बोधन का जो निहितार्थ है यह है कि विकास एक तरफा नहीं होना चाहिए, चौतरफा होना चाहिए। आखिर वो कौन से कारण है कि कुछ चुनिंदा राज्य औद्योगिकीकरण के केंद्र बने? बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन से कारण थे कि यहाँ पे नहीं लगाए गए जिसके कारण मजदूरों का पलायन हो सकता, मजदूरों की जो संभावना बन पाई वो न बन पाई। तो ये सबसे जरूरी है कि अब आने वाले समय में
आने वाले समय में जो कंपनियां लगाई जाए, जो औद्योगिक विकास हो, जो तकनीकी विकास हो, वो वैसे राज्यों में भी होना चाहिए जो पिछड़े हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर विस्फोटक स्थिति है और इस स्थिति से निजात पाने का एकमात्र माध्यम है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैसे क्षेत्रों का विकास करें जहां पिछड़ापन है। उन्होंने यह कहा कि हमें गांधी की ओर लौटना होगा, जैसा कि दिलीप सर ने भी कहा था कि हमें कबीर, गन्ना, रैदास की ओर लौटना होगा, हमें स्थानीयता पर जोर देनी होगी, कुटीर उद्योग की ओर बढ़ना होगा। सबसे जरूरी बात जो अनवर पाशा सर ने कही है वह यह है कि इस पूरे त्रासदी से ना तो एलीट क्लास प्रभावित हुआ है, ना मध्य वर्ग प्रभावित हुआ है, प्रभावित होता है वह वर्ग जो रोज कमाता और रोज खाता। तो उस वर्ग के विषय में हमें आपको उतनी ही सहानुभूति पूर्वक सोच करनी होगी, सोचना होगा जितने कि हम अपने घर के बच्चों के विषय में सोचते हैं। हमें लोकल को वोकल बनाने का हर संभव प्रयास करना होगा। मैं अपने दोनों वक्ताओं से यह निष्कर्ष प्राप्त करता हूं कि समाधान हमारे और आपके पास है। सत्ता बहुत कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें और आपको, जो हमारे वक्ता हैं, जो श्रोता हैं, उनको ही ढूंढना होगा। तभी हम लोग फैज अहमद फैज की जो पंक्ति है कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ सागर सागर मोती है, यह पर्वत पर्वत मेरा। तो यह बहुत रमेश बाबू, इस जय घोष के साथ हमें और आपको आगे बढ़ना होगा ताकि हम आने वाली सत्ता को और गुजर चुकी सत्ताओं को दूर से ही सलाम करें और अपने उन मजदूरों के दुख के दर्द को आत्मसात करें और अगली बार या इस बार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करें। धन्यवाद। रमेश जी। बाबू भाई कहाँ है? बाबू भाई कहाँ है? बाबू तुम लोग कहाँ है? आगे तो सभी का एकदम से बोल दो। बाबू सुगा? दादी कहाँ? दादी? दादी कहाँ है बेटा? जो होती कहाँ है? बता दादी। हेलो हेलो, आप सभी लोग अपना जो है म्यूट कीजिए अपने स्पीकर को। बुला दो, बुला दो। डॉक्टर सोनल जी, शुक्रिया। नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी ना मयसर हो जिसे काम के बाद। अजहर इकबाल की ये पंक्तियां उन मजदूरों को समर्पित हैं जो दिन रात मेहनत लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी खाना उन्हें नसीब नहीं होता। कोरोना समय ने इन मजदूरों पर उनके लिए आज की परिस्थिति बद से बेहतर होती जा रही है। इस समस्या वो कैसी समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे हो, यह चिंता का विषय है। मैं महंत शिव शंकर गिरी महाविद्यालय अरेराज पूर्वी चंपारण के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कोरोना काल प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और समाधान विषय पर
वेबिनार के आयोजन में अभिभावक के रूप में भूमिका निभाई और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि प्रवासी मजदूरों की समस्या के समाधान पर एक मुकम्मल विमर्श हो। खेल खेल में काम पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप राम सर, जो स्वभाव से ही विचारशील और गहन अध्येता दृष्टि वाले व्यक्तित्व हैं और बहुत ही जमीनी दृष्टि वाले, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने साहित्य की समग्र दृष्टि के रूप में अन्य प्रतिभागियों से निवेदन है अपना माइक म्यूट रखिए। जोड़ते हुए और आज के समय की परिस्थिति के साथ इस कोरोना समय की जो प्रलयकारी स्थिति इकट्ठी हुई है, सामने आई है, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक रूप से जो नियम बनते हैं संसद में, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, बात का पुरजोर समर्थन किया है या संसद में इन मजदूरों के लिए भी एक अच्छा कानून, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कल को उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनवर पाशा सर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें उद्वेलित किया है। हम जो तबका आराम से अपने कमरों में सो रहे हैं, एसी में हैं और बस यही काम हम कर रहे हैं, उन बुद्धिजीवी तबकों को उन्होंने सचेत किया है कि हम भी इन मजदूरों के लिए कुछ सोचें और उनकी मदद में आगे आए। इसके साथ ही उन्होंने पूंजीवादी पर सच्चाई को भी सामने रखा हो, राज्यों के साथ राजनीति को भी हमें समझाना। अन्य सभी प्रतिभागियों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए, इधर का ना सुनिए। मुझे भी उनके ये विचार सही और अच्छे लगे। इसके साथ महर्षि शंकरगिरी महाविद्यालय के अध्यक्ष वीडियो कॉल नहीं आ रहा है, ऑडियो सुनाई दे रहा है। इस वेबिनार के आयोजन के लिए पूरी कर्मठता और शिद्दत से आयोजन सभी सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं देश के सभी अध्यापकों सोनल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बर्फ जम जाएगी, निकाल के बर्फ बर्फ निकाल के जाके निकाल लाएगा और मुंह में चटता रहता है, तो हम इसे बर्फ ही जमने देते हैं। वो निकाल दिए तो रखे नहीं, बिल्कुल खाली कर देते। रमेश जी, लगता है ट्रे जमे होते तो निकाल लेगा, बर्फ एक निकाल लेगा, मुंह में डाल के चटता रहता है।
शांति बनाए रखें। रमेश जी सभी लोगों का माइक म्यूट कीजिए। रमेश जी सभी लोगों का अनम्यूट माइक करने के म्यूट बाद वो कीजिए। म्यूट कर दे रहे हैं लोग। रमेश जी, हाँ जी सर। रमेश जी, जी सर। जी सर। रमेश जी, जी सर। डॉक्टर अरुण कुमार जी है हिंदी विभाग के, जी उनसे भी 2 शब्द कहा लीजिए। MS कॉलेज। हाँ बुला लीजिए सर। उसको खिलाते नहीं ना, वो तो उल्टा सीधा बोलता है। डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं हिंदी विभाग के, MS कॉलेज। प्रदीप सर पहले सभी लोगों का माइक म्यूट करा दीजिए, सुनने में ठीक से नहीं बन रहा है। सभी प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि अपना अपना माइक म्यूट कीजिए। बंद कर दिया, एक कप दूध देते हैं। दूध समझ लो, दूध का इतना कीड़ा है, छोटे में बहुत दूध पीता है। अब दूध बहुत दूध सोने से पहले मांगता है दूध, प्लीज मुझे दूध दे दो, नींद नहीं आएगी। सुनील कुमार ये अपना माइक म्यूट करें तो। नहीं पीते, ये हमारा तो मांग मांग के पीता है। उससे कहो सोएगा नहीं, प्लीज दूध दे दो, दूध दे दो, एक कप ही दे दो। तो जब नहीं सोता तो 1 कप दूध देते हैं, 1 कप पी लो, मैं सो जाओ। अब देखो सुबह जो है हमने उससे कहा, बाबू आप वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं, ये घरेलू चीजें आप वेबिनार के माध्यम से नहीं शेयर कीजिए। डिस्टर्ब हो रहा है। रमेश बाबू, कृपया आप सुनील जी को अभी देखो वो जिसको लॉकडाउन है उसके बाद जो है आप बंद कर दिया हेलो डॉक्टर मंडल करने के बाद तो गर्म पानी से हमको मिला सुबह नहीं किए बैठे मेरे सामने रमेश बाबू आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सुनील जी को म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं वेबिनार छोड़ रहा हूँ। अब आप नहीं रहेंगे सिर्फ शाम को पानी हेलो अरुण सर MS कॉलेज मोतिहारी, आप यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हेलो अपने महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इस राष्ट्रीय वेबिनार के डॉक्टर सुनील कुमार पर से कार्यक्रम समापन की अनुमति चाहता हूँ। कतरा समंदर होता ज्ञान नहीं था, कतरा समंदर हो जाएगा ज्ञान नहीं था, मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा अनुमान नहीं था। कतरा समंदर हो जाएगा मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा अनुमान नहीं था। आज सबके जज्बे को नमन कार्यक्रम को इतना सफल करना आसान नहीं था। आप सभी का धन्यवाद हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर के। अन्य जो समस्याएं आज हम लोग जो सामना किए, अगली बार मेरी तरफ से यह कोशिश होगी इस प्रकार की समस्या ना हो। इन सारी समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।
धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद रमेश बाबू, और प्रधानाध्यापक सर को भी एक बार पुनः धन्यवाद, और प्रतिभागियों को धन्यवाद भाई, मैं धन्यवाद। करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा धन्यवाद 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 सर, बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आप मान बढ़ा हम लोग तो खाली बैठ कर चाय पिएंगे, कहीं के बैठते रहिए। इतने अच्छे वेबिनार के आयोजन के लिए प्रिंसिपल सर और रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आयोजन करते हैं जिससे हम लोगों को शामिल होने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक रिकॉर्डिंग नहीं। क्या क्या नहीं ना तब रिकॉर्डिंग से। धन्यवाद रमेश सर। जब तक नहीं हटेगा तब तक धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन हो चुका है। अब आप लोग खाना पीना खाइए, आराम कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। खाने पीने की भी व्यवस्था है क्या? हाँ, नाश्ते की व्यवस्था है। कहाँ पे व्यवस्था की है? गर्म हो रही है, अभी रखी है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मान लीजिए, खा लीजिएगा आप लोग सब। मेरे महाविद्यालय में स्वागत है आप सभी का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्र। नहीं दिया सर। राधे बाबू धन्यवाद। LND कॉलेज मोतिहारी जी, प्रदीप सर, रमेश जी, शुक्रिया सर। जी सर। नहीं दिया सर अभी आप। जी सर। अरुण जी अभी आए हुए थे। अब समाप्त। सबनम झा, स्वागत है आपका। चलिए उनको धन्यवाद दे दीजिए अरुण जी को। जी प्रदीप सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते, आपका नाम मैडम? एक भी प्रवासी नहीं और दैनिक प्रतिवेदन मैं पुण्य रंजना कुमारी जी, रंजना कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छे। डॉक्टर अरुण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी, धन्यवाद सभी लोगों को। प्रणाम सर। रहे थे बहुत अच्छा सर, बहुत सफल आयोजन। चलिए ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सर। आशिक जो है प्रयास आपका रहा सर। हाँ, सराहनीय प्रयास सर रहा आपका। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। कंडीशन है। यार एंड हो रहा है, नहीं फिर रख देंगे तो अथी हो जाएगा ना, मिस हो जाएगा बहुत ही। अरे यार राइट हिंदी भी पर हेलो, MOU साइन होती है उसी में लिखा रहता है। रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, जी सर बोलिए सर। क्या अब हम लोग डिलिंक हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर आपका भी आभार। मिलेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नए विषय पर और इंटरनेशनल सेमिनार में। जल्द ही हमारे लोकल प्रतिभागियों को हरिराज कॉलेज में बुलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का हम तो भाई बैठे रहेंगे थोड़ा देर के लिए बैठते रहेंगे। आप लोग अपने भाषण का भाषण दीजिए, पीछे पीछे हम रहेंगे, हमको आते हैं मुद्दा रहेंगे। वही यार सरपंच जी का काम है। हर एक मुखिया जी को हर एक पंचायत से मिलिए सर, अप्रोक्स 9 लाख रुपया लेता है। होगा हिंदी विभाग में नहीं मिलता, हमारा सब कुछ हिंदी में करेगा। 9 लाख में आधा भी बात और रमेश जी सर जी सर। है वो इकोनॉमिक धन्यवाद दीजिए रमेश सर के चौबे जी हैं। स्क्रीन पर लाइए के चौबे भ्रामक बना दिया वहाँ का अलॉटमेंट देखिए ना, वहाँ देखे चौबे जी मेरे पास पेपर है। 9 लाख मिनिमम है, कभी कभी 14 लाख 15 लाख तक आई। उसमें सिर्फ मास्क का ही नहीं था, क्वारंटाइन का भी खर्च पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर जो बनाना है उसका भी व्यय उसमें शामिल है, और वो भी मीडिया वाला जोड़ दिया है नहीं किया होगा।